बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज सुबह सवेरे जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमें लगा कि वो मामूल वापस लौट आया है जो मामूल 6 माह पहले था। आज बहुत अच्छा लगा, ज़िंदगी वापस आती हुई नज़र आ रही है। सुबह सुबह हर घर में यकीनी तौर पर हलचल है। वो माएँ जो कि लेट उठ रही थी, दोपहर तक सोने का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, बच्चे भी जो कि सब लेज़ी हुए थे, आज दोबारा से सब गेयर अप हुए हैं। बस्ते भी हमने सबने चमकाए हैं, बूट, स्कूल यूनिफॉर्म, रूटीन, लंच बॉक्सेस। लेकिन उन सब के साथ जो सबसे ज़रूरी है वो एहतियात है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना है, ताकि ये ज़िंदगी का पहिया, कारोबार का पहिया, हमारी खुशियों का ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता रहे और इसमें कोई तातुल ना आए। बिल्कुल। आज एक थोड़ी सी मुझे बात अजीब सी भी लगी। क्या फ़र्क? मैं आ रही थी और मैंने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट जो है ना चेंज भी हो गई। तो कुछ लोगों ने सोचा नहीं बहुत जल्दी हमें, तो हम निकलें फटोफट। सो बाज़ औक़ात जब ट्रैफिक पे रश लोड ज़्यादा होता है, रोड्स पे रश बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ, और हर एक को जल्दी होती है। किसी ने स्कूल पहुँचना है, किसी ने अपने ऑफिस पहुँचना है, तो फिर हर एक शख्स जो है वो कोशिश करता है कि उसको पहले जगह मिले। लेकिन ऐसे फरा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब ज़्यादा रश है, अपनी लेन का ख्याल रखना। और फिर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल है उसका ख्याल नहीं रख रहे, एक तो वो क्रिमिनल एक्ट तो है ही है, आपको उस पर चालान होता है, लेकिन एक अखलाकी तौर पर आपको देखना चाहिए जो दूसरी साइड से लोग आ रहे हैं उनको मसाइल हो सकते हैं। माना ना एक शेर है क्या, और वो शेर ये है, वक्त करता है परवरिश इसकी, हादसा एकदम नहीं होता। तो हमें लगता है ना कि आज निकल गए हैं, आज आप हो सकता है निकल गए हों, मगर आपकी ये छोटी छोटी ये जो आप इजी होते जाते हैं ना कि कोई बात नहीं हम निकल भी जाते हैं, हम तो स्मार्ट हैं, बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं, सिग्नल पे खड़े हुए हैं, हम तो बहुत अलर्ट हैं, हमें पता है। लेकिन ये स्मार्टनेस बाज़ औक़ात एक आपकी छोटी सी लापरवाही जो है ये बहुत जानलेवा हो सकती है, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी, दूसरों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन आज रश मामूल से ज़्यादा था फराज। बच्चे स्कूल जा रहे थे, 9वीं 10वीं के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बच्चे काफ़ी खुश नज़र आए मुझे, तो कोई इतना परेशान नज़र नहीं आया क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स थे इसलिए ज़रा अच्छे नज़र आए। और छोटे भी एक्साइटेड हैं। हाँ, उनके वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स हैं वो भी एक हफ्ते में शायद खुल जाए और हम भी उसी तरह से वापस जो है ज़िंदगी की तरफ चल सकें। लेकिन टॉप स्टोरीज़ की तरफ हम चलेंगे अपनी, तो एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे। केस ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुलजिम आबिद का साथी शफकत गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के काम निराले, 8 अहलकार पेशावर भिखारियों की पुष्टपनाही करते पकड़े गए। सरकारी अस्पतालों से बच्चों के अगवा का सिलसिला ना थम सका, रावलपिंडी के अस्पताल में जिंदा बच्चे के बजाय मुर्दा बच्चा वालिदैन को थमा दिया गया। जी, तो टॉप स्टोरीज़ आपने जानी। बिल्कुल फरा, एक बड़ी अपडेट इसमें यह है कि एक मुलजिम जो शफकत है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरे की अभी आबिद की जो है तलाश जारी है, DNA भी मैच कर गया है और ख़ातून ने जो अफसोसनाक वाक़या बताया था और जो शफकत ने एतराफ़े जुर्म किया है वो बातें भी आपस में जो है मिलती हुई नजर आ रही हैं। और कड़ियाँ जिस तरह से मिलती जा रही हैं, हमें लग रहा है कि बहुत जल्द ये केस जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इसका जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इससे सिर्फ मुतासरा खातून, उसकी फैमिली ही इस वक्त गम गुस्से की एक लपेट में नहीं है, अफसरदगी की इस लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसकी गूंज हमें हर जगह से दिखाई और सुनाई दे रही है। हर जगह पर एक ही मौजूए गुफ्तगू है और वो ये है कि मुल्क में इस तरह के वाक़यात को रोका कैसे जाए, इनके बढ़ने की वजूहात क्या हैं और उसमें क्या किरदार है जो कि हम लोगों ने अदा करना है। बिल्कुल फरा, ऐसे ही है। और आज यही मामला है कि एक नई बहस जो है, जो आपको याद होगा ज़ैनब वाला अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद भी अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया था और कुछ कहा जा रहा था कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, दीगर सज़ाएं भी जो थीं वो भी सामने आ रही थीं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया है, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ थे और उन्होंने भी ऐसी ही एक बात की है। उन्होंने कहा है कि कैसे सख्त सज़ाएं देनी होंगी। वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। पीडोफाइल जो बच्चों से ज़्यादती करते हैं,
इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं, इसलिए बाहर इनके ऊपर पूरे इनके रजिस्टर होती है, इनका पूरा इनको मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक और ट्रेस करते हैं इनको। वो आया, उसने यहाँ फिर पता नहीं कितने बच्चों से वो ज्यादती की पकड़। तो फिर नंबर 1 पुलिस से इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो? इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें, रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी, लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सकें। जी, वज़ीर आज़म की बात आपने सुनी। वज़ीर आज़म इस मामले पे टोटली सेंसिटाइज नज़र आए। अवामी जो जज्बात हैं इस वक्त उसी की तर्जुमानी की, उन्होंने उन्हीं ख्यालात का इजहार किया जो कि इस वक्त हर एक शख्स कर रहा है। उनका भी यही ख्याल था कि पब्लिकली हैंग करना चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए, लेकिन फिर उसके साथ साथ मसलहत का तकाजा भी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान से इस वक्त एक्सपेक्ट किया जाता है GSP स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, जहाँ पर कि पाकिस्तान को ट्रेड में और तिजारत में बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं यूरोपीय ममालिक से, कि ये सज़ा ना दी जाए, और उसका अल्टरनेट भी उन्होंने तजवीज़ किया। लेकिन इसी वाक़े को लेकर असेंबली में भी गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन लीडर ने भी उसमें बढ़कर हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर और इस वाक़े के बारे में क्या कहा वो भी सुनते हैं। मोटरवे पे इस अंदोनाक वाक़या ने पूरे पाकिस्तान में हर आंख को अश्कबार कर दिया। बुजुर्गों, माओं, बहनों और बेटों और बेटियों के सर शर्म से झुक गए। एक लाचार और जुल्म रसीदा बेटी कौम की, उसके ऊपर अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता वो जुल्म। मुकाम शुक्र है कि आज मुजरम गिरफ्तार हो गया। बजाय ये कि उस जुल्म रसीदा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा जाता, उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने, PTI की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की। आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया। बिल्कुल, कौमी असम्बली में भी फरा ये शोर नज़र आया, लेकिन अहम मामला है कि क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या सज़ा नहीं देनी चाहिए। इसमें अगर हम बात करें सियासी नुमाइंदों की, सियासी रहनुमाओं की, तो वो कुछ बटे हुए नज़र आ रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल तो है कि सज़ा दे देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। जैसे फैसल जावेद साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट्स की, फवाद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए, इंटरनल डिस्कशन करते हैं, डेटरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात डेटरेंस की है। तो फैसल जावेद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर फैसल जावेद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा सर कि आपके ख्याल में वज़ीर आज़म ने ये जो ऐलान किया है ये किस दर्जे मुमकिन है, या उन्होंने अपने जो जज्बात का इजहार किया है, आपने भी ट्वीट फरमाया इस बारे में, आपने भी लिखा है कि आपके ख्याल में ये सज़ा काबिल अमल है और इस सज़ा को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में कानून साजी भी क्या की जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद, थैंक यू वेरी मच। और आपको मुबारक हो कि आपने दोबारा से अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके शुरू हो गए, और सुबह सुबह लोगों को आपकी आदत भी हुई है मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको दोबारा स्क्रीन पे देख के। थैंक यू।
जी, इन सज़ाओं के हवाले से देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया भर में जब रिसर्च होती है या लोग इस पे बात करते हैं या डेटा देखते हैं, तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि ऐसे जो इंसान, ये जो दरिंदे हैं, इंसान तो इन्हें नहीं कहेंगे, इनका कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत नीचे है। तो कन्विक्शन के बहुत बड़े मसाइल हैं, पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इस पे 3 चीज़ें करनी होंगी। वो ये है कि पहली चीज़ तो इसमें सज़ाएं जो हैं वो सख्त करनी होंगी। दूसरा, कन्विक्शन पर काम करना होगा कि कन्विक्शन हो। और तीसरा, ये सज़ाएं निशान इबरत बने। और निशान इबरत इसलिए बने कि अभी डेटरेंस नहीं है, खौफ ही नहीं है, आए दिन वाक़यात बढ़ रहे हैं। आप यकीन कीजिए, इन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका अंजाम होता क्या, क्योंकि अंजाम कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सज़ा हो ही नहीं रही। ये तकलीफ कोई ले ही नहीं रहा। वाक़या होता है, बात करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन इस पे पहले भी हमने इसलिए खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की, हमारी गवर्नमेंट ने फिर पूरा जोर लगा के ये ज़ैनब अलर्ट बिल जो है ये पास करवाया। अब ज़ैनब अलर्ट बिल भी बहुत कम्प्रिहेंसिव बिल है, ऐसा नहीं है। उस पर भी बहुत लंबी डिबेट हुई थी, कमेटीज़ के अंदर डिस्कस होता रहा, 8-8, 9-9 महीने वो कमेटीज़ के अंदर डिस्कस होता रहा। फिर आखिर वो पास हो गया ना, लेकिन उसके पास होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट होना है। तो अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि अव्वल तो ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो। सही, ये तो बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने जैसे खुद बात की, ज़ैनब अलर्ट बिल भी 2 साल तक तातुली का शिकार रहने के बाद पास हुआ, जो अफसोसनाक है। तो अब अगर इन्हीं बहसों में उलझे रहेंगे तो फिर यकीनी तौर पर ये मामला भी मौखर हो सकता है। तो इसको एक्सपेडाइट करने के लिए क्या कोई ऐसी कमेटियाँ बनाई गई हैं जो कि मुसलसल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि एक्टिव एंड इफेक्टिव इसके ऊपर कानून साजी जो है वो की जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये भी कहूँगा कि हमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हमारे कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, फैसल आ रही है। मैं ये कह रहा था कि कुछ हमारे दोस्त ट्वीट कर देते हैं, अगर इस किस्म की जब भी बहस हो ना, ये फांसी की बात हो या फिर कैस्ट्रेशन की बात हो, तो उसमें हमारे कुछ दोस्त ट्वीट कर देते हैं उर्दू में। बात यह जी कि पहले डिटरेंस नहीं है, पहले ही खौफ नहीं है, फिर ये मैसेज जाना कि जी नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम मत करें। अगर आपको इख्तिलाफ है तो आप इंटरनली बात करें ना। आप थोड़ी बहुत जो डेटरेंस है भी उसको भी खत्म कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मीडिया, आप जैसे ओपिनियन मेकर्स जो कि ओपिनियन बनाते हैं सोसाइटी के अंदर, आपकी बात लोग फॉलो करते हैं, उसको सुनते हैं और अमल भी करते हैं। आप लोग, हम सब मिल के एक राय आमा जो है हमवार करें। हम ये खौफ की फिजा इन रेपिस्ट के लिए जरूर पैदा करें, डिटरेंस की। इनको पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या होगा। और ज़ैनब अलर्ट, जो ज़ैनब का केस था, ज़ैनब के फादर से कल मेरी मुलाकात हुई, आज भी वो आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक दिया इस पूरे बिल और उसके अंदर। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि देखें, ज़ैनब का जो मुजरिम था वो बड़े अरसे बाद गिरफ्तार हुआ, ठीक है जी, बड़े दिन लगे उसमें जी, 2 हफ्ते बाद गिरफ्तार हुआ जी, काफी दिन लगे उसमें। लेकिन उसको फिर जब उस सजाए मौत दी गई तो क्या उसके ऊपर कोई ऐसी कैंपेन चलाई गई, खौफ पैदा किया गया? सख्त सजाएं देनी होगी, कैंपेन चलानी होगी, खौफ पैदा करना होगा। सेनेटर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बात कर लेते हैं, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? एक जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब कहिएगा, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, आबिद के लिए क्या छापे मारे जा रहे हैं? कहाँ तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? इसने भी क्या, शफकत जो है इसने क्या एतराफ़ जुर्म किया, उसके बाद क्या मजीद कहा कि कितनी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा? साथी गिरफ्तार हुआ है, वो कितनी बड़ी लीड है इस केस को आगे लेके जाने के लिए? देखें, जो शफकत गिरफ्तार हुआ वो मेन मुलजिम है। जिस तरह आबिद मेन मुलजिम था उस तरह शफकत भी मेन मुलजिम है। शफकत, आबिद और बाला, ये तीन लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों पर जाके टिकटियां करते थे और दौरान टिकटियां ये इस ऐसे वाकयात में मुलव्वस भी रहे हैं। और उस दिन जिस दिन ये टिकेटी की वारदात हुई, जिसमें दरिंदगी की वारदात हुई, उसमें उस वक्त बाला इनके साथ नहीं था। और आपके प्रोग्राम में यह खबर ब्रेक कर दूं कि जो इनका तीसरा साथी बाला है वो भी चीचा वतनी के गांव से गिरफ्तार हो चुका है। जी, मैं उसी के पूछ रही थी कि ये कितनी बड़ी लीड है, ये जो गिरफ्तार हुआ है अभी की अपडेट है कि ये साथी भी गिरफ्तार हो गया, बाला जिसका नाम आप बता रहे हैं, ये कितनी बड़ी लीड है इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ये बहुत बड़ी लीड है। देखें, ये तीनों का आपस में राब्ता था, तीनों का ग्रुप था, तीनों के साथ साथ 6 रुकनी ग्रुप और भी था। अगर ये एक मोटरवे लाहौर तो ये 3 आते थे, अगर लाहौर से बाहर किसी और मोटरवे पे जाते थे, वहां से करीब जो इलाका था वहां पे एक कोई जो इनका साथी होता था वो भी आता था। और इन तीनों ने जो गिरफ्तार हुए हैं, इन दोनों ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। इस केस के हवाले से शफकत ने वाजे कहा है कि हम दो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। एक था आबिद और आबिद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, आबिद का हाथ जख्मी है। शफकत कर औरत को नीचे लेकर के बच्चे औरत के पीछे नीचे भागे। ये एक बड़ी चीज है। और वहां पर इनमें से एक का जूता जो वहीं पर रह गया, फिर वहां पर इन्होंने औरत के साथ दरिंदगी की और दरिंदगी करने के बाद ये करोड़ पिंड जो बिल्कुल ठीक है। राना साहब, वकार को गिरफ्तार किया गया था, उसके हवाले से अभी क्या फैसला किया गया है? देखिए, वकार और अब्बास, इन दोनों को रिलीज करने का फैसला हो चुका है। अब ये कोशिश कर रही थी पुलिस के किसी तरीके से वकार की कुछ मुकदमा निकल आए, जिसके हवाले से आईजी ने कहा भी था। और मजे वाली बात यह है कि हमजा वकार पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अच्छा। और इस तरह अब्बास पर भी एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राना साहब, ये भी बताइएगा कि जब डीएनए का टेस्ट किया गया, ये पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई हुआ कि इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई, मुजरिमों तक इत्तला कैसे पहुंची, किसने इत्तला पहुंचाई, कैसे वो वहां से भाग गए, उस इलाके को कार्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया, मुअस्सर तौर पे उनको पकड़ने की हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई, ये किसकी कोताही है, लापरवाही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है वो पुलिस है। या पुलिस की इत्तला उन तक पहुंचती थी। क्योंकि मैं ये खबर भी ब्रेक कर दूं, ये दोनों क्रिमिनल हैं और ये दोनों शूटर हैं, यानी ये उजरती कातिल है और मुख्तलिफ बड़े जो ग्रुप हैं उनके लिए काम करते हैं। जब ये अफवाह शुरू हुई तो उसी वक्त उन ग्रुप्स के राब्ते होते हैं पुलिस के साथ। और मजे वाली बात आपको बता दें कि जो आबद के एक करीबी एक इंस्पेक्टर है जो आबद का करीब तरीन साथी है, जिसको अब कहा गया है कि आप आबद को पकड़ कर लाएं। तो इस तरह आबद के मुख्तलिफ लोगों के साथ तल्लकात थे और इसी तल्लकात की बिना पर उसे इत्तला मिलती थी। जिस वक्त ये पुलिस आबिद को पकड़ने के लिए गई है तो 3 मकामात पर आबद 20 मिनट पहले वहां से निकला है। तो ये तस्दीक की है पुलिस ने कि इस तरह हुआ कि जैसे उसको इल्म हो गया है कि हम उसे पकड़ने काली भेड़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्या इस पे भी काम किया जा रहा है कि अगर महकमाना तौर पर ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर पुलिस की पुश्तनाई हासिल है ना सिर्फ इस गैंग को बल्कि इस जैसे और बहुत सारे मुजरिमों को, तो उसको भी क्या ट्रेस किया जा रहा है? नहीं जी, उसको कोई ट्रेस नहीं किया जा रहा। ये जैनब की तरह केस हल होगा, खत्म होने के बाद केस बंद हो जाएगा। उसके बाद चंद लोगों को इनामात मिलेंगे, इनामात मिलने के बाद चंद लोगों की तारीफें होंगी और फिर उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सत्यबाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। रान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अंदर की बात हमें बताई कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। अभी बात कर लेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके बात का। निज़ामी साहब, अवाम का रद्द-ए-अमल है, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि ये काबिल अमल तजवीज़ है, इस पे अमल हो सकता है? ये पाकिस्तान में एक दफ़ा ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में ऐसे हुआ था कि एक मेरा ख़्याल से कोई मुल्तान में एक मुलजिम था इसी किस्म की किसी कार्रवाई का, उसको सरेआम फांसी दी गई थी। ये वो सज़ाएँ जो हमारी महज़ब मगरिब में ख़ास तौर पे इनको तर्क कर दिया गया या करने को जा रहे हैं। अब एक तरफ तो हम FATF की कानून
को अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम इन ममालिक के जो इस किस्म की सज़ाओं को ख़त्म कर चुकी है, मगरिब के ममालिक जो हैं, वहाँ उसके साथ हमारी इकॉनमी जुड़ी हुई है। तो इस किस्म की लकीरी तो सिर्फ जो इस वक्त हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक हैं चंद, उन्हीं को ये अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक नारेबाजी की हद तक तो ठीक है, अमली तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं ठीक करते है। हैं। निज़ामी साहब, जीएसपी के स्टेटस को देखते हुए उसकी वज़ीर आज़म ने बात भी की है, आपको ये मुतालबा कितना दुरुस्त लग रहा है? मेरी राय है कि सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ जो हैं, जो इस वक्त हमारे स्टैट्यूट बुक्स से मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये इतना घनाना जुर्म है जिसकी अल्फाज में शायद मज़म्मत करना इतना आसान ना हो, और इससे पूरे पाकिस्तान में शदीद गम गुस्से की लहर फैली हुई है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इस सज़ा के अपने मुरक़ात हैं, और ये माजी में इस किस्म की हैंगिंग्स की गई, पब्लिक में भी की गई। इससे एक हिज़ानी कैफियत तो कौम में होती है, शायद पॉपुलैरिटी भी वक्ती तौर पर आ जाए, लेकिन अमली तौर पे ये असल जो मसाइल की जड़ है वो तो ये है कि आप कानून और अपने आमा की पर ख़ुद भी अमल कराएं और लोगों से भी अमल कराएं, और जो सब आपके स्टैट्यूट बुक्स पे सज़ाएँ हैं वो बग़ैर किसी मसलत के दी जाए तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। निज़ामी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये टेस्ट केस भी तो है ना, इसलिए कि सिर्फ एक ये वाक़या नहीं है, ये वाक़या तो वो है जिसने हमें हिला के रख दिया है, लेकिन पूरे मुल्क में ऐसे वाक़यात की बहुतात हो गई है। आए दिन, हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता कि ऐसा कोई दिल दहला देने वाला वाक़या रिपोर्ट नहीं हो रहा था मुल्क के किसी भी हिस्से में, ख़ासतौर पर पंजाब में। इस मुजरिमों की और इस जराइम की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बहुत सारे लोग इसे इंतज़ामी बहरान या गवर्नेंस क्राइसिस भी कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब का एक गवर्नेंस का इशू है, जैसे शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली में इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया? में जो गुड गवर्नेंस का मामला है, अभी तक तो बदकिस्मती है इसकी कोई अमली शक्ल सामने नहीं आई। दावों की हद तक तो आप कह सकते हैं, लेकिन पंजाब के अलावा भी ले आप बाकी भी सूबे देखें तो गुड गवर्नेंस तो खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसमें तो ये है कि अवाम को उनके हकूक़ हासिल हों, बुनियादी यानी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो गुड गवर्नेंस के सारे ही मामलात चौपट हैं। ऊपर से दावे बड़े किए जाते हैं जी इकॉनमी बड़ी रिवाइव कर गई, लेकिन आप बाज़ार जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि इकॉनमी का क्या हाल है। गंदम जो इम्पोर्ट हो चुकी है या पहुंची भी है 3 दफ़ा, उसकी कीमत भी नीचे नहीं आया। तो ये हुकूमत की जो कली जिम्मेदारी है उनको भी ठीक है। आरिफ निज़ामी साहब जो थे हमारे साथ मौजूद है। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने भी ये बात की कि ये बात कहना आसान है, लेकिन ऐसा कानून बनाना खासा मुश्किल होगा, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है। फैसल जावेद ने जो हमसे बात की, एक हुकूमती विल नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये उस तरह से मटीरियलाइज हो सके। हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश
खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हम जिस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं इसने यकीनी तौर पर हम सबको मुतासर किया, लेकिन अगर मैं कहूँ ख़वातीन ख़ास तौर पर इसके बारे में ज़्यादा ना सिर्फ इफ़ेक्ट हुई बल्कि रिस्पॉन्स भी उन्होंने जो है वो ज़्यादा एक्टिवली और इफ़ेक्टिवली किया। हर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून का रवैया, उसका अंदाज सोच का और उसका जो बर्ताव था वो एक ही जैसा था इस मामले पे। इस हवाले से अपने बातचीत के लिए इस वक्त दो पहलुओं को छेड़ा है, जिसमें मेरे साथ हैं फरिया इदरीस, हमारी सीनियर एंकर पर्सन है। थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा माहिर कानून है, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। फरिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल एक माफ़ी का सिलसिला भी सामने आया कि CCPO जो हैं उन्होंने अपने उस दिल शिकन बयान के ऊपर माफ़ी मांगी है। तो मुझे, आप चूँकि फ़ैमिली के साथ और मुतासरा खातून के साथ राब्ते में हैं, तो क्या उनको ये माफ़ी कबूल है? वो समझ रही हैं कि उनकी तलाफ़ी हो गई जो हर्ट हुआ उन्हें, या जो जिस तरह से उनका दिल टूटा? फ़र्क, क्योंकि बड़ा जो इस किस्म के मामलात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फूंक के कदम रखना पड़ता है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जज्बात भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग भी होती है और गुस्सा भी होता है, जो कि मुख्तलिफ जगह पर डायरेक्ट हो रहा होता है। और एक तकलीफ दे मरहले से आप निकलते हैं, जैसे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से निकले तो दिमाग माउफ हुआ होता है। तो यकीनन ये कैफियत है फैमिली की, और मैंने अभी तक किसी भी मामले में नहीं देखा था कि कोई बड़ी फोर्सफुल स्टेटमेंट आए। एक घबराहट थी, डर था, परेशानी थी, और उसमें वो इवेंट्स को रिकलेक्ट करने की एक कोशिश हमने की थी। मगर दो चीज़ों में हमने देखा, एक तो ख़ास तौर पे अपने जो अटैकर्स थे उनके हवाले से काफ़ी रिजॉल्व देखी कि उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और एक जो बहुत ज़्यादा मैंने पहली दफ़ा कल देखी है कि बड़ा क्लियरली एक नाराज़गी CCPO की स्टेटमेंट से, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इस बात में डिस्कस भी किया कि क्या ये बात कहनी चाहिए, कई लोग इसको सियासी तौर पे ना ले लें, लेकिन उनका कहना ये था कि क्योंकि जो मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं वो मैं बताना चाहती हूँ, तो इस बात को बता दें कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और मेरी फैमिली लाइफ शदीद मुतासर हुई इस हवाले से। मुझे पता है कल इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोगों ने कोशिश की सियासी रंग देने की, जो कि बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। क्या अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, कोई शख्स ये सोच सकता है कि एक शख्स जो विक्टिम है, जो इतनी तकलीफ में है, उसको भी सियासत में कोई दिलचस्पी होगी भी? वैसे ही वो सियासी शख्सियत नहीं है, सियासत से दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है, मगर आप ऐसे वक्त में भी अगर इल्ज़ाम लगाएं किसी के ऊपर तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू CCPO साहब की स्टेटमेंट तो एक मामला था, असल में तो इशू जो आप इतनी देर से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, मैं भी देख रही हूँ, वो सारे सिस्टम को तब्दील करने का है। अभी थोड़ी देर पहले आपके रिपोर्टर ने जो बात की है वो सबके लिए अलार्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि एक टिप ऑफ लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि अंदरूनी तौर पर किसी ने बताया है। बिल्कुल फरीहा, यही मामला 1000 रुपए का मामला है जो है वो पुलिस के लोगों। फरीहा, आपने शेयर किया कि 1000 रुपए का एक मामला है जो पेट्रोल के हवाले से है, वो क्या बात है, वो जरा शेयर कीजिएगा। देखिए 1000 रुपए का जब कॉल की खातून ने, पहली कॉल उन्होंने 130 पे की, उन्होंने कहा हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इन्होंने कहा मुझे मैं परेशानी में हूँ, मेरी मदद कीजिए। उन्होंने एक और नंबर दे दिया, लोकल नंबर, इन्होंने उस लोकल नंबर के ऊपर कॉल की है। लोकल नंबर ने कहा व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, हमें अपनी लोकेशन दे, इन्होंने अपनी लोकेशन दे दी है। फिर उन्होंने उनसे पूछा है कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए अपने घर पहुँचने के लिए, आप कितनी दूर हैं अपने घर से। इन्होंने कहा कि कम से कम 1000 रुपए का पेट्रोल मैं डालूंगी गाड़ी में तो अपने घर पहुंचूंगी, मैं इतनी दूर हूं अपने घर से। उसके बाद वो इंतजार करी थी कि वो आ जाएगा पेट्रोल, ने कहा हम वी आर ऑन द वे, आ रहा है पेट्रोल आपकी तरफ। जो उसके बाद के वाकयात हुए वो हम समझाते हैं, मगर जब उनको एक फैमिली लेने गई, उनको जब लेने गई वो फैमिली, तो उन्होंने जब उनकी गाड़ी में से चीज़ें रिट्रीव की, सारे पुलिस की कस्टडी में थी गाड़ी, मगर उनको चीज़ें लेने की इजाज़त थी, तो पर्स तो उनका ले जा चुके थे अटैकर्स और उनके पास पर्स में ही पैसे थे, मगर डैशबोर्ड में से उन खातून ने नहीं वो ढूंढे। सारे जो उनके साथ फैमिली गई थी उनके मेंबर ने देखा, फैमिली मेंबर ने कि एक उनका कार्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है डैशबोर्ड पे और 1000 रुपए पड़े हुए हैं, उसमें मट्टी के निशान भी थे, जिससे वो खातून ये कह रही है कि उन्होंने नहीं रखा वो वहाँ पर, ये बैग के अंदर ही थे उनके पैसे भी और कार्ड्स भी। सो अटैकर
ने वो निकाला और एक अटैकर गया भी था वहाँ से। उन्होंने जो पहले बताई थी हमें वाकयात, उसमें ये बताया था कि एक बंदा वापस गया था। ये समझी थी कि वो बैग तलाश करने गया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो वहाँ पे जाके 1000 रुपए रख कर आया है और कार्ड रखे है। अब देखिए ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, उन्होंने सोचा होगा कि खामोशी से चली जाए, घर पहुँच जाए, किसी को बताए ना, तो शायद इसको 1000 रुपए की पेट्रोल की जरूरत हो। मगर ये एक सवाल जरूर है कि उन खातून ने स्पेसिफिकली 1000 रुपए कहा था, और मैं CCPO साहब से कहूंगी वो कॉल उनके पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए। उस कॉल में ये बात सुने, ये वेरीफाई हो जाएगी कि उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था। वो जो गवाहान थे वहीं पर मौजूद थे, वो बता देंगे कि हमने 1000 रुपए और ये जो कार्ड है वहाँ से निकाला। फरिया जो बात करी है जस्टिस नासरा साहिबा, ये टिप ऑफ की उन्होंने बात की, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और उसके साथ साथ जब पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आला पंजाब ने और उसके साथ IG पंजाब ने, तो उन्होंने कहा कि दोनों मुजरिमों के DNA मैच हो गए हैं, जबकि वकार बाद में पेश हुआ और उसने कहा कि वो तो इसमें शामिल ही नहीं है, और फिर पता चला कि वो इस मामले में वाकई नहीं मुजरिम करार दिया जा सकता। ये दो पहले मैच हुए, अब फिर एक तीसरा शख्स पेश हुआ और कहा अब इसका DNA भी मैच हो गया। असल डाकू 2 थे और DNA 3 से मैच होने की बात की गई। ये जो हमें लिकुनास नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या समझती हैं कि कानूनी तौर पर ये इस केस को कितना कमजोर करते हैं या मजबूत करते हैं? आपकी क्या राय है? मेरे तो ये सारा जिस अंदाज में पेश हो रहा है ये भी गलत है। जो माफ़ी की बात हुई अभी कि उन्होंने माजरत की, CCPO ने उन्होंने बिल्कुल शुरू में कहीं माजरत नहीं की, बल्कि तनकीद करते रहे उस खातून पे कि वो क्या कर रही थी उस सड़क पे, हालांकि ये उनका काम नहीं है। हदीस नबवी है कि सुबह फजर से पहले एक खातून घर से बाहर निकली, उनके साथ इसी तरह का हादसा हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर जब ये बात की, आपने दूसरी दफ़ा नहीं पूछा कि आप सुबह वहाँ क्या कर रही थी। उन्होंने कहा पता कीजिए वो कौन आदमी है जिसने किया। उसी आदमी को उसी वक्त उन्होंने वहाँ पे संसार करवाया। तो ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये CCPO ने जिस वक्त माजरत की भी है अदालत से निकलने के बाद, वो बिल्कुल लूली लगड़ी माजरत की, माजरत ना होने के बराबर। उनका तो ये फर्ज था कि फौरी तौर पे इस्तीफा देते। इस्तीफा देने का लफ्ज जो है ना, वो तो उनकी लुगात में है ही नहीं। ना इस्तीफे का लफ्ज है, ना माजरत का लफ्ज है, ना ये लफ्ज है कि इन्होंने कैसे तहम्मुल से किसी से खातून से बात करी। आधी आबादी पाकिस्तान की खवातीन है और सारी खवातीन इस वक्त इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि ये ना इसको इस्तीफा वो देते हैं, ना इसको ये फारग करते हैं। IG इन्होंने बदल दिया है, अब 6वां IG आ गया है। और दूसरी बात ये है कि 50 लाख रुपए इन्होंने पुलिस को दिए हैं कि आप सुराग लगाएं। ये 50 लाख ये आम शहरियों के हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है इस रकम की। इस वक्त एक ट्रॉमा सेंटर खोलने की ज़रूरत है ख़वातीन के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं हो सकता, रोजी रोटी के लिए यहाँ लोग जो हैं वो लाचार हैं। फरिया, आपकी इस बारे में क्या राय है कि वज़ीर आज़म भी इस पे बरमला इजहार कर रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट भी यही है, और खातून जो हैं उनका भी मुतालबा क्या यही है कि सरेआम फांसी दी जाए, सख्त सज़ा दी जाए, और आप इसको मुमकिन देख रही हैं कि कोई लेजिस्लेशन मुमकिन हो सके इस पे? देखिए, मुल्क में कानून मौजूद है, सज़ाएँ मौजूद है, ये बहस अच्छी है, मगर मुझे समझ इस बात पे थोड़ा सा लगा कि ये इस वक्त हम बहस करना शुरू हो गए कि सज़ा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग आके उसको डाइल्यूट करने की बात करें, कुछ उसको सख्त तरीन सज़ा की बात करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका ख़ानदान, उनकी तमाम अहबाब वो खुद यही कहती हैं कि दिल चाहता है कि खुद अपने हाथ से मार दूँ, उनको ख़त्म कर दूँ। यही बात उनकी फैमिली भी कहती है। पहले दिन से उनके अंदर गम और गुस्सा है, वो कहते हैं हमें कहीं से मिल जाएं, हम खुद जाके बदला ले लें अपना, अब खुद जाके हिसाब बराबर कर दें। नेचुरल सेंटिमेंट है। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो अभी आके इसको कैपिटल पनिशमेंट की बहस बजा रहे हैं। कैपिटल पनिशमेंट पाकिस्तान का कानून है, उसमें अगर तरमीम लानी है तो पार्लियामेंट में आप बहस करा लीजिए, उस पर बात कर लीजिए। लेकिन एक काफ़ी ये इंसेंसिटिव बात है कि एक ख़ानदान के साथ ये गुजरी हो और हम यहाँ पे आके कहना शुरू कर दें कि नहीं नहीं इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, नहीं
नहीं इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। सख्त सज़ा डेटरेंस का काम करती है, ये एक हकीकत है, मगर उसके साथ ही साथ जुड़ी हुई हकीकत ये भी है कि सिर्फ सज़ा से बात नहीं बनती। अभी जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है उसकी तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा। अभी जस्टिस साहिबा ने कितनी अहम बात की है कि 50 लाख रुपए किस बात की दे रहे हैं हम पुलिस को, इस बात की कि टिप ऑफ करें मुजरिमों को, इस बात की कि खातून अकेली बैठी आप पहुंच नहीं सक रहे, इस बात की कि 2 महीने पहले डॉन न्यूज़ के अंदर एक ये स्टोरी छप चुकी है कि आपकी ये इलाका कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ पे पुलिस नहीं है और कोई एक्शन नहीं लेता। ये तमाम मामलात की इंक्वायरी कोई कराएगा, ये पता इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस की नाअहली है। हमारे साथ फरिया साहब मौजूद थी, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फरा, मामला यही है कि सख्त सज़ा देनी होगी अगर हमने जराइम रोकने हैं। हमें बताना होगा कि किस तरीके से इस जुर्म को हम बुरा समझते हैं और अगर आप ऐसे जुर्म के मुर्तकिब होंगे तो ये वो सख्त सज़ाएं हैं जो देंगे और मुआशरा यही चाह रहा है। अवामी रद्द अमल भी फरा बिल्कुल यही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और स्टोरी है जिसकी तरफ अब हम चल रहे हैं और इसमें भी पुलिस की इसी तरह की हमें कार्रवाइयों के बारे में पता चलता है। हमारी पुलिस कब सीधी होगी ये इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लगता है दुनिया का हर उल्टा काम करने का ठेका कानून के रखवालों ने लिया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की बात कर लें जिसके 8 अहलकार पेशावर भिखारियों की पुष्टपनाही करते पकड़े गए हैं। जी हाँ, 8 लोग हैं पुलिस के जो कि इस मामले में मुलव्वस पाए गए हैं और इस धंधे में मुलव्वस ठेकेदारों समेत उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, पुलिस का फ़र्ज़ क्या है? वो है कि मदद आपकी उन्होंने करनी है। वैसे तो हमारी महबूब पुलिस का ये स्लोगन आवाम के लिए था, मगर क्या कहने पुलिस के कि जिसकी हर बात ही निराली है, उल्टी समत पर चल पड़ी और आवाम के बजाय जराइम पेशा अनासर की मदद करना अपना मकसद बना लिया। अब मामला ये हुआ था कि वफाकी दारुल हुकूमत में और जो लोग इस्लामाबाद में हैं, वैसे तो हर बड़े शहर में, यहाँ लाहौर की बात कर ली जाए, कराची की बात कर ली जाए, आप गाड़ी रोकते हैं किसी जगह पर एक सेकंड के लिए तो बच्चों, औरतों, बूढ़े अफराद, माजूर अफराद समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो कि और बाज़-औक़ात बिल्कुल सेहतमंद लोग भी आपसे आकर अपनी किसी मजबूरी, किसी परेशानी को बयान करते हुए परेशान करते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। इस बेकारी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया इस्लामाबाद में, जिसमें एक बड़े और मुनज़्ज़म नेटवर्क का पता चला, जिन्हें पकड़ लिया गया। उन गिरफ्तार मुलज़िमों ने यह इंकशाफ किया कि इस धंधे में पुलिस के कुछ मुलाजिम उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसके बाद एक ASI, 2 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ऐसे ही, इसी पर बात कर लेंगे। हमारे साथ SP सदर सरफराज विर्क साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया विर्क साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। विर्क साहब, ये मामला है कि पुलिस सरपरस्ती कर रही है, ये तो देखने में आता है जिस तरह फराह भी जिक्र कर रही थी कि आप इशारे पे रुके नहीं, भिखारी फौरी आपके पास आ गए और भिखारी आपस में लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं कि ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका है। क्या पुलिस वालों ने ये इलाके उनको दे रखे हैं कि ये तुम्हारा इलाका है, तुम्हारा इलाका है? देखें जी, जैसे कि आपने खुद बयान किया कि एक मुनज़्ज़म किस्म का धंधा है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और उसमें हर डिपार्टमेंट में काली बेड़े होती हैं। इसी तरह कुछ काली बेड़े जो पुलिस से थी उनकी भी हमने निशानदेही की और सबसे पहले तो हमने जो भिखारियों को यहाँ पे लाने वाले ठेकेदार थे उनको गिरफ्तार किया और उन्हीं की निशानदेही पे जब हमें पता चला कि कुछ काली बेड़े पुलिस की भी इसमें शामिल है तो हमने उन लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ भी FIR का इंदराज किया। अभी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और विद इन डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरीज भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है इसके बारे में। जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद के डायरेक्टिव्स हैं, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी ऐसा एहलकार जो है इन लोगों की सरपरस्ती करे। और दीगर ये है कि इसके अलावा भी इंक्वायरी चल रही है जिसमें ये भी असर्टन किया जाएगा कि इनके अलावा दीगर कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन भिखारियों की कफालत करते हैं और इनके ठेकेदारों को फैसिलिटेट करते हैं। बहुत अच्छा कदम है सरफराज विर्क साहब, यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि अपने ही महकमे में मौजूद ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको पकड़ना। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या वो मैक्सिमम कार्रवाई है जो कि इस बारे में की जाएगी, क्योंकि हम मुसलसल इसी पे बात करें कि हमारा निज़ाम जो है वो मुजरिम को सज़ा देने में नरम और जो मजलूम है उसका साथ देने में भी नरम हमें मुख्तलिफ जगहों पे मालूम होता है। तो यहाँ पर क्या वो सज़ा है इस वक्त तक जो कि आप समझ रहे हैं कि दी जा सकेगी इन एहलकारों को? जी, इन एहलकारों को सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जाएगा और ये ऑलमोस्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड है जो कि आज
आज की डेट में या अगले 24 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज वगैरह सारी कंप्लीट हो गई हैं। और ये मैक्सिमम जो है एक पेनल्टी है जो एक डिपार्टमेंट दे सकता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। और उसके साथ साथ उनको जो उनका रोल है उस मुकदमे में जो कि हमने बैगर्स और उनके ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज किया है, उसके अंदर भी उनको अपनी सजा का सामना और उसकी जो मजीद कार्रवाई होगी अदालत में उसका सामना भी करना पड़ेगा। जी ठीक है। सरफराज साहब ये भी बता दीजिएगा कि बात होती है कि हम अगर सड़क से गुजर रहे हैं, मैं और फरा जा रहे हैं, आम पाकिस्तानी जा रहे हैं, तो वो तो देख रहे हैं कि ये गदागर यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं। वहीं पर हुकूमती नुमाइंदे तो जाते हैं, पुलिस भी वहीं से गुजर रही होती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी वहीं से गुजर रहा होता है, तो क्या इदारों को वो लोग नज़र नहीं आते? उनके खिलाफ कार्रवाई बर वक्त क्यों नहीं की जाती है? ये तो एक नेटवर्क चलें सामने आ गया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए जी, जो भिखारी है उनके खिलाफ कार्रवाई रोज़ाना की बेस पे की जाती है। और ऑलमोस्ट अगर आप हमारी प्रेस रिलीज इस्लामाबाद पुलिस की फॉलो की गई हों पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसे दिन भी गुजरे हैं जहाँ पे 250 के करीबी भिखारियों को थाने में शिफ्ट किया गया और फिर वहाँ से उनको शेल्टर होम्स में और जेल में भी भिजवाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी हमें यहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि ऐसे भिखारी जिनको जब अरेस्ट किया जाता है तो वो आफ्टर सम डेज दोबारा वापस आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चे जिनको हम शेल्टर होम्स में भेजते हैं वो विद इन फ्यू आवर्स वापस आ जाते हैं। उनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स को कोई ऐसे मराकज़ कायम करना चाहिए जहाँ पे उनको मुकम्मल कफालत की जाए, उनकी स्टडीज़, उनकी जो है शेल्टर, उनका जो खाना, उनके कपड़े, इस तरह की चीज़ें उनको मुहैया की जाए। लेकिन ये ख़त्म तो नहीं होता विर्क साहब, ये मुसलसल आज भी आप इस्लामाबाद के रोड्स पे चले जाएं तो भिखारी वहाँ मौजूद है। तो ये भिखारी कौन से हैं जिनको आपने पकड़ा है, वो कौन से हैं और ये कितने भिखारी हैं इस वक्त? क्या इसके बारे में भी पुलिस इन्फॉर्म्ड है कि कितने लोग हैं इस वक्त जो कि इस वक्त स्ट्रीट बैगिंग में और इस मामले में मुलविस हैं? जी देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि जब तक हम एक उसका मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर लेंगे कि हमारे पास एक सेंटर हो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो बच्चों के लिए हो, इसी तरह शेल्टर होम हो जो कि होमलेस पर्सन का हो, जब तक हम उनको पकड़ के जेल में भेजते हैं आफ्टर फ्यू डेज, मैक्सिमम 15 दिन बाद वो दोबारा वापस आ जाते हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं वो फ्यू आवर्स में वापस आ जाते हैं। तो जब तक वहाँ पे उनको रखने का और मुस्तकिल तौर पे उनको एनरोल करना और उनकी कफालत वो डिपार्टमेंट अपने ज़िम्मे नहीं लेता, तब तक ये प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली से टैकल नहीं किया जा सकता परमानेंट बेसिस पे। तो इसी तरह बहुत से आपको पता है फिर इस्लामाबाद के आसपास बहुत सारी कच्ची आबादियाँ जो थी वो भी डेवलप होगी, रावलपिंडी और दीगर अजला में भी। वहाँ से ये रेगुलर बेसिस पे लोग आते हैं और यहाँ पे आके ये यहाँ पे भीख मांगते हैं। तो उस पर रोज़ाना कार्रवाइयाँ चल, इसके अलावा अभी हमने दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ भी लाइजोन बनाया है जो हमारे यहाँ पे लोकल डिपार्टमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। और अब जैसे कि एहतसाब अमल भी शुरू हुआ है विद इन डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स में भी ये काम शुरू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मेनेस को हम जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, हमारे साथ मौजूद उम्मीद करते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आके रुकती है कि मुनासिब कानून साजी और फिर उस कानून के ऊपर इफेक्टिवली अमल करना, उसको मौसर अमल दरामद उसके ऊपर जो है ये यकीनी तौर पर हल है। सो ये हम इदारे बना लेते हैं लेकिन इदारे काम करने में नहीं उस तरह से कामयाब। की जानिब चलते हैं। बैक, खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, अब बात करेंगे बच्चों की, जो बच्चे आज स्कूल की तरफ जा रहे हैं उनके हवाले से फरा बात इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। ब्रेक से आते ही हम चूँकि वापस में बातचीत कर रहे थे और ये बात टॉपिक ही ऐसा है कि जब भी हम जिंदगी की, बच्चों की, घर घरेलू चीज़ों की बात करते हैं तो वी ऑलवेज फील हैप्पी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले टॉप स्टोरी देख लेते हैं, फिर बच्चों के हवाले से भी बात करते हैं। कोरोना वायरस के बादल छट गए, 6 माह से बंद तालीमी इदारे भी आज से खुल गए। मजीद अचकजई की गाड़ी की टक्कर से जांबाग ट्रैफिक सार्जेंट के बेटे की हुकूमत से इंसाफ की अपील। वाक़े की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। इस केस में कोयटा पुलिस का इस्तगासा मुल्ज़िम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद पहुँचे। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इम्कान।
जी, जैसे आपको बताया कि कोरोना वायरस का जैसे जैसे हमें लग रहा है कि ख़तरा कम हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं है। ये इस बात पे हम बार बार इसरार इसलिए करते हैं कि एहतियात के साथ ज़िंदगी वापस अपनी मामूल की तरफ रवा दवा, और स्कूल्स खुलने का मामला। तो हम इससे पहले कि हम दोनों बातें करें, और उन नाज़िर को जो कि हम सुबह खुद देख रहे थे, हालांकि बड़े बच्चे हैं अभी, लेकिन फिर भी अगर समझदार हैं, वो बड़े मास्क लगाए हुए भी नज़र आए बच्चे, अच्छे वो तरीके से वो जा रहे थे, वालिदैन ने भी खासा समझा के भेजा था, नज़र आ रहे थे। ये अच्छी बात है कि हम SOPs पर अमल कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों से हम बात करते हैं ताकि वो हमें बता सकें कि जहाँ जहाँ पर वो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, क्या सोच पाई जा रही है बच्चों में, वालिदैन में, असातिज़ा में, मुख्तलिफ स्कूल के जो इदारे हैं उनमें। सो मैं हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले मैं लाहौर से शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से मरियम है हमारे साथ, और कराची से शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख पहले कर लेते हैं। बताइएगा शाहिद, क्या मनाजिर आपने देखे जब 9वीं 10वीं के बच्चे, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो कैसे मनाजिर थे? SOPs पर कितना अमल था? मास्क लगाए हुए थे, नहीं लगाए हुए थे? जी हमजा, जी फरा, बिल्कुल ज़िंदा दिलाने लाहौर जो हैं आज बच्चे बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। तलबा और तालबात खासकर 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं आज उनके स्कूल खुल चुके हैं, तो बहुत जोशो जज्बे और खुशी दीदनी थी उनकी। जैसे ही वो 6 माह का अरसा था जो वो अपने घरों में गुजारते रहे, वहाँ पर खूब मौज मस्ती की, एक दूसरे के घर आना जाना, अजीज़ रिश्तेदारों के घर। तो बच्चे बिल्कुल थक चुके थे घरों में रह रहकर, और पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा था। तो आज जैसे ही उनके स्कूल खुले हैं तो उनकी खुशी दीदनी थी। स्कूल के अंदर जो है सैनिटाइजर का जो है खास तौर पर एहतमाम किया गया। तमाम बच्चे हमें जो है वो मास्क लगाकर आते हुए दिखाई दिए। समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। क्लास के अंदर जहां 60 बच्चे पहले बैठते थे, वहां पर अब हमजा और फरा यहाँ पर सिर्फ 30 बच्चों को बिठाया जा रहा है। और जो बच्चा एक दिन स्कूल जाएगा, अगले दिन दूसरा बैच जो है स्कूल का वो स्कूल के अंदर आएगा। यही सूरत हाल टीचर्स की जानिब से भी थी। टीचर जो हैं वो भी बहुत खुश हैं कि वो की स्कूल में वापसी हुई है, बच्चों को पढ़ाएंगी। और खासकर जिंदा दिलाने लाहौर को कि हमेशा ही खुशी का इजहार करते हैं, तो हमारे लाहौर के बच्चों के लिए जो उनके माँ बाप हैं फरा, उनके लिए खास चीज़ है कि जो वालिदैन पहले बहुत ज़्यादा सुस्त हुए थे नाश्ता बनाने में, कभी लेट नाश्ता कर लिया, बच्चों ने घर में रहना होता था, तो अब खसूसी तौर पर वालिदैन भी बहुत एक्टिव हुए हैं। सुबह वालिदैन के साथ हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अब पूरे 7 बजे बच्चों को नाश्ता लजीज किस्म का तैयार करके पराठे, अंडा, स्लाइस, चाय जो है उनको देनी होती है। तो आज खासकर लाहौर के अंदर बहुत खुशी का दिन है, मुल्क भर की तरह जिंदा दिलाने। आप कहाँ मौजूद हैं? जी मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल है, कोई किसी स्कूल के बाहर मौजूद हैं आप? जी फरा मैं हाई स्कूल टाउनशिप के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पर स्कूल क्योंकि इस वक्त लग चुका है, तमाम क्लासेस के अंदर बच्चे मौजूद हैं, पढ़ाई का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और ख़ासकर जो है यहाँ पर तमाम असातिज़ा कराम और जितने यहाँ पे बच्चे हैं वो इस वक्त अपने पढ़ाई की मनासिब जो है उस हवाले से क्लासेस का आगाज़ किया जा चुका है। और इसके साथ साथ लाहौर की तमाम स्कूल की यही सूरत हाल है हमजा, और यही सूरत हाल फरा मैं आपके बताता चलूँ कि तालबात की भी है, बच्चियाँ हैं, उनको वालिदैन खुद छोड़ने के लिए स्कूल के बाहर जो है वो पहुंचे हैं। तो इसलिए दोनों जानिब से खुशी का इजहार, वालिदैन की जानिब से भी, बच्चों की जानिब से, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। थैंक यू। शाहिद खुद बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, वो उनको अच्छा शाहिद हालांकि स्कूल की सिर्फ कवरेज करने के लिए गए हैं, मगर एक्साइटेड इतने हैं जितने शाहिद, जैसे शाहिद का स्कूल खुल गया, शाहिद जो है वो स्कूल जा रहे हैं, दोस्तों व्हिच इज गुड। हम सब खुश हैं जिंदगी के इस नॉर्मल रूटीन की तरफ लौटने के लिए। वैसे जिंदा दिलाने इस्लामाबाद का क्या हाल है भाई? मरियम से ही जानते ये सिर्फ जिंदा दिलाने लाहौर ही है या जिंदा दिलाने इस्लामाबाद भी है? मरियम जी जैसे आपने अभी कहा कि शाहिद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली सुबह से आज हमें भी बड़ा इंतज़ार था, ऐसे लग रहा था कि आज हमारा भी स्कूल लग गया। सुबह से टेंशन थी, सुबह 5 बजे से आँख खुली हुई कि आज हमने भी स्कूल पहुँचना, और अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी एक्टिविटी आज देखने में आई, क्योंकि 6 माह से स्कूल बंद थे और बच्चे थोड़े डरे सहमे थे, वालिदैन भी थोड़े डरे सहमे हुए थे। इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा अच्छा वेलकम किया गया। अगर SOPs के हवाले से बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से इंतजाम थे जो वज़ारत तालीम ने
15 सितंबर से स्कूल खोलने के बाद वादे किए थे, वो बाकायदा तौर पर स्कूल ने उसको अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया है। स्कूल एंटर होते ही बच्चों को सबसे पहले हीट गन से उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर राइट साइड पर जो वॉश बेसिन इंस्टॉल किए गए थे वहाँ पर बच्चों के हाथ धुलवाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे डायरेक्ट अपनी क्लासेस में जाते हैं। बच्चों की खुशी के हवाले से अगर बात की जाए तो आज बच्चे कुछ सहमे हुए थे, लेकिन आज पहला दिन है, कुछ एक्साइटेड भी थे। जिनसे बात की गई उसमें उनका ये कहना था कि आज दोस्तों से मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, इतने दिन बाद देखेंगे कि स्कूल का हुलिया कैसा हो गया। टीचर से मिलकर बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। इसी तरीके से प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए, टीचर्स भी बड़े एक्साइटेड थे बच्चों को वेलकम करने के लिए। गेट्स पर मौजूद थे, इंतजामिया की जानिब से बड़े अच्छे किए गए हैं। वजारत तालीम के जितने भी हुकाम हैं वो आज इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद मरियम ये भी बताइएगा टर्नआउट कितना रहा? अब से कुछ देर बाद मिनिस्टर साहब पहुंचेंगे। अच्छा मरियम ये भी बताइएगा कितने बच्चे आए वैसे टर्नआउट इलेक्शंस में, लेकिन बच्चों का टर्नआउट अटेंडेंस कितनी रही है? फरा जैसे कि अभी लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि स्कूल जाएं ना जाएं, पहला दिन है, भेजें ना भेजें, ये कन्फ्यूजन ज़रूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा है और काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हम ये कहा जाए कि हाज़िरी बहुत कम है, बच्चे आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी है और काफ़ी ज़्यादा SOPs को फॉलो भी पेरेंट्स की जानिब से किया जा रहा है। वैसे भी फरा आधी क्लास में आना है तो थोड़ी सी अटेंडेंस कमी होगी। मरियम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब कराची से शराज को देख लेते हैं। शराज को अपने स्कूल के कॉलेज के वक्त को याद करते हुए कैसे जज्बात हैं, तो शराज आप बताइएगा पहले आपके जज्बात कैसे हैं और साथ ही बच्चे SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं, इदारे कितना अमल करवा रहे हैं, ये भी बताइएगा। जी हमज़ा और फ़रा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही गहमा गहमी का जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। हमेशा की तरह वैसे आज हम भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए क्योंकि ज़ाहिर है आज कवरेज करनी थी स्कूलों की और वहाँ स्कूलों पर जाके सूरत हाल देखनी थी और उसे रिपोर्ट करना था। इसी वजह से हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि कराची में बहुत अरसे बाद 6 माह का अरसे गुजर जाने के बाद अब एक रूटीन जो है वो नॉर्मल होनी शुरू हुई है, ख़ास करके बच्चों के हवाले से, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का जो बायस था वो शहरियों को करना पड़ रहा था और इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है मोहतात थे। लेकिन अब स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रॉपर SOPs के तहत स्कूल खोल दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से भी इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज से अपने स्कूल और कॉलेजेस अटेंड करेंगे। इस वक्त मैं जौहर में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम तर स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी आके विज़िट करते रहे, स्कूल के जो हालात हैं वो भी देखते रहे ताकि वो भी मुतमईन रहें और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में SOPs को फॉलो कराने के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम होते हुए दिखाई दिए। तमाम तर स्कूलों के गेट्स पर इंतज़ामिया मौजूद थी जो कि गन के ज़रिए टेम्परेचर चेक कर रही थी स्टूडेंट्स का, साथ ही साथ सैनिटाइज़र से उनके हाथ भी वॉश कराए जा रहे थे। स्कूल के अंदर इजाफी वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं जहाँ वक्फे से बच्चों के हाथ धुलाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है। 4 से 6 फीट का जो फासला है वो स्टूडेंट्स के दरमियान रखा गया है। पहले ही ग्रुपिंग वाइज जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जा 9वीं और 10वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं मरहलावार वो अपने स्कूल को ज्वाइन करेंगे। इसीलिए हम देखने की तादाद बच्चों की कम है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फिनोमेना है वो उस पर अपनाया जा रहा है। आप सारे SOPs बता रहे हैं जो कि हुकूमत की तरफ से बताए गए हैं। एक चीज़ एज पेरेंट मेरे दिल में आ रही थी, क्या सोचा गया है कि कोई पेरेंट टीचर कमेटीज़ ऐसी बना दी जाएँ? आपके किसी स्कूल से सारे रिपोर्टर्स हमें सुन रहे हैं कि जहाँ पर पेरेंट्स भी ये देख सकें, इनपुट दे सकें, उन्हें लगे कि सब कुछ उस तरह से हो रहा है जैसे होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो रैंडम चेक करेगी लेकिन वालिदैन तो रोज़ाना आ सकते हैं। तो एक अगर कमेटी बना दी जाए हर स्कूल में जो कि इस चीज़ को इंश्योर कर रही हो कि बच्चे सेफ हैं, सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, कोई शिकायत है तो उसको तजावीज़ दी जा सकती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात। कोई इस तरह का मामला भी आपके सामने आया कि किसी स्कूल ने इसको टेकअप किया हो शराज? अभी तक तो इस तरह की कोई ऑफिशियल कमेटी बनाने के हवाले से कोई इक़दाम होते हुए दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन पेरेंट्स अपने तौर पर जो है हम देख रहे हैं जिस तरह से क्योंकि आज वैन सर्विस नहीं है, बहुत से इलाकों में तादाद बहुत कम है स्टूडेंट्स की, सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात की जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, तो पेरेंट्स खुद उन्हें ड्रॉप करने आ रहे हैं, मुआयना भी कर रहे हैं, अंदर क्लासेस भी देख रहे हैं कैसा माहौल है, वो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद ही अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी फैमिली इससे मुतासिर हो सकती है अगर किसी एक को भी
कोरोना वबा लग यही जाए। important इसीलिए हम point देख है रहे हैं कि इसका, पेरेंट्स शहनाज, अपनी thank you। जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बिल्कुल और साथ ही ठीक है, साथ SOPs पर जो, अमल किया जा रहा है। स्कूल पेरेंट्स आज बच्चों इंतजामिया को वो भी छोड़ने उनके के लिए साथ आए। शहराज हमें कराची से आगाह कर रहे थे, मरियम ने इस्लामाबाद से आगाह किया और शाहिद चौधरी लाहौर से बहुत और एक्साइटेड थे। शहरों में भी उनका जाना एक चाहिए, बहुत हमें बुलंद भी जाना चाहिए, बिल्कुल जरूर हमें फैसलाबाद भी जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अब जो बहुत बड़े, वैसे तो बहुत बड़े शहर हैं ये, लेकिन जो ज़रा ऐसे शहर हैं जिनसे ज़्यादा हमारा राब्ता नहीं होता, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। बस फरा मामला यही है, इसी तरीके से अगर ये मामला चलता रहा, एक हफ्ता है, एक हफ्ते के बाद देखा जाएगा कि दीगर जो क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस, उनको खोलना है या नहीं खोलना। फील हो रहा है ना, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि पेरेंट टीचर कमेटी बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल में अपने तौर पर एक ऐसा कदम उठाया जाए कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिसमें चंद लोगों को नामजद कर दिया जाए कि ये जिम्मेदार हैं कि ये इन सारी चीज़ों को देखेंगे और फिर उन्हीं की जिम्मेदारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं भी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से हम ज़्यादा इफेक्टिवली प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पेरेंट्स को कि प्राइवेट स्कूल्स में हम फीस ज़्यादा अदा कर रहे होते हैं, दीगर मामलात होते हैं, इंतजाम बेहतर होंगे और शायद जो आप कमेटी वाली बात कर रही हैं वहाँ पर टेकअप हो ये मामला। और मगर हमें उम्मीद ज़्यादा जो है वो सरकारी स्कूलों से है, इसलिए कि प्राइवेट स्कूल्स तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन वो बच्चे जो कि इस वक्त मुल्क में ज़्यादा तादाद में हैं, बड़ा इलाका मुल्क का ऐसा है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह के इकदाम जो हैं वो लेने बहुत ज़रूरी है। टाइम फॉर ब्रेक, सो ब्रेक के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में कुछ बात करेंगे अफगान एंड गेम की, जहाँ पर के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद इस्लामाबाद पहुँचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की आला सियासी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की। ज़ल्मे खलीलज़ाद दोहा से बराह रास्त 3 रुकनी वफ़द के हमरा खुसूसी तैयारी पर इस्लामाबाद पहुँचे थे। वो अफगान धड़ों के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मामलात पर तबादला ख्याल के लिए इस्लामाबाद आए। बिल्कुल ऐसे ही है, तालिबान और अफगान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का दौरा पाकिस्तान जो था वो इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा था कि बहुत अहम है, बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। पाकिस्तान की कोशिशें तो फराज सब जानते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से कहते रहे हैं कि हमें बातचीत से ये मसला हल करना होगा और अल्टीमेटली अमेरिका को बातचीत की तरफ आना पड़ा है और पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा जा रहा है। कल ये अहम मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी हुई थी और फ़िरक़ैन इस मकसद के लिए कतर में मौजूद हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है, आपको ये देखना फरा बहुत ज़रूरी है कि ख़ित्ते के अमन के लिए ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत अहम है। पाकिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में अमन हो, इसके लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं हमारे एनालिस्ट इस मामले पे औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रहीमुल्लाह यूसुफजई भी हमें ज्वाइन करेंगे जो माहिर अफ़गान अमूर हैं। औरिया मकबूल जान साहब फरमाइएगा, ये दौरा जो है ज़ल्मे खलीलज़ाद का ये कितना अहम है, पाकिस्तान का जो किरदार सराहा जा रहा है ये कितना अहम है इस वक्त अफ़गान मुज़ाकरात के इस दौर में और इसकी कामयाबी में? देखिए, सितंबर अक्टूबर में जो शुरू में मुज़ाकरात हुए थे अमरीकियों के और तालिबान के दरमियान, उसका पहला नुक्ता ये था कि दोनों पार्टियां जो हैं, अफगान तालिबान भी और अमरीका भी, ये दोनों इस बात को इंश्योर करेंगे कि तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अफगानिस्तान के वो इस्लामिक फंडामेंटल वेज ऑफ लाइफ के हिसाब से काम करेंगे और ये बुनियादी नुक्ता था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी हैं और उसी के हिसाब से फिर आगे जो है मुज़ाकरात चले थे। ये उनका रोड मैप था। उसके हिसाब से कैदियों का तबादला होगा, कैसे होगा, क्या होगा, फिर फरवरी में जाके उनका अमेरिका के समझौता हुआ था और टाइमलाइन तय हुई थी। अब जब टाइमलाइन के मुताबिक कुछ चीजें शुरू हो गई तब उन्होंने जो बुनियादी एक मुतालबा ये था कि जिसके ऊपर वो नहीं मान रहे थे कि हम अफगान हुकूमत को बैसियत हुकूमत नहीं मानते, हम समझते हैं कि ये हुकूमत नाजायज है और इसको अमेरिका ने यहाँ पर स्टैब्लिश किया हुआ है और ये जब अमेरिकी चले जाएंगे तो जितने भी इस हुकूमत के एहलकार हैं वो अपने अपने ब्रीफ के सब उठा के चले जाएंगे। हामिद करज़ई अगर जो है वो जर्मनी से है वहाँ चला जाएगा, अब्दुल्ला ताजिकिस्तान से निकल के यहाँ आया था वहाँ चला जाएगा, अशरफ गनी जो है ये इंग्लैंड अमेरिका से आया था ये अपना उठाएगा वहाँ चला जाएगा। तो वो उनको पता था कि ये नाकाम हो, तो उन्होंने कहा था फिर कैसे होगा। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि इनको हम
अफगान ग्रुप्स के हिसाब से समझते हैं। अफगानिस्तान में इसमें हमेशा से एक लुई जिरगा जो है उसकी एक हुकूमत होती है। लुई जिरगा कहते हैं वो मशरान यानी वो बड़े लोग जो कि कबीलों के सरबराह होते हैं, वो असेंबली बनाते हैं। तो हम उन्होंने कहा था कि हम इनको एक लुई जिरगा के पार्ट के तौर पर लेते हैं। उस पर भी वो नहीं मान रहे थे। फिर पाकिस्तान में पाकिस्तान की मुदाखलत हुई, पाकिस्तान ने दोनों पार्टियों को राजी किया कि अब आप आपके बैठ जाएं। तो ये जो कामयाबी मुज़ाकरात की है, ये आपको कामयाबी अमन के क़याम की सूरत में भी दिखाई दे रही है। देखें तालिबान का जो 5 साल का दौर है, अब देखें ना, जिस वक्त अफगानिस्तान 98 में रूस गया था, वहां से लेकर 94 सितंबर तक अफगानिस्तान जो था वो बुरी तरह जो मुजाहिदीन के अंदर बटा हुआ था। पोस्टें थी, दोस्तम की मलेशिया था, फलाना था, अहमद शाह मसूद था। काबुल के एक पहाड़ के ऊपर अहमद यार की तोपें लगी हुई थी और दूसरे पहाड़ के ऊपर अहमद शाह मसूद की तोपें लगी हुई थी। पूरा काबुल खंडर आ गया था। तालिबान ने 1994 सितंबर में बुलदक फतह किया और फिर उसके बाद 95 में काबुल फतह करके पूरे अफगानिस्तान ने 5 साल अमन कायम करके दिखाया। वो 5 साल ऐसे थे कि पाकिस्तान ने पहली दफा 50 सालों में ड्यूरन लाइन पे बुर्जियां लगाई। वो ऐसा अमन कायम किया था कि जिसके अंदर क्राइम रेट बिल्कुल ठीक है। हम डेवलपमेंट और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वो भी यही कह रहे हैं कि तालिबान का पलड़ा जो है वो इसमें भारी है और अफगान जो अफगान नुमाइंदे हैं वो भी ये समझते हैं कि जिस दिन आखिरी फौजी निकल जाएगा उस दिन मामलात बिल्कुल बदल जाएंगे। बरादर जो कि तालिबान के वफ्द की जो है सरबराही कर रहे थे और यहाँ से अब्दुल्ला जो कि अफगान हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे, और ये जो दौर चला है मुज़ाकरात का, ये बहुत अहम है इस सारी डेवलपमेंट में कि इसके नतीजे में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन जो है इस खत्ते के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे और पाकिस्तान का किरदार तो इसमें बहुत अहम रहा है, बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है। कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ पता चलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान में। और एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी और हम सब उसके विटनेस हैं। उस केस में कोयटा पुलिस का इस्तगासा मुजरिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रैफिक वार्डन केस की, जो कि 2017 में हुआ, जिसमें सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक पिजारो जो है उसने ट्रैफिक वार्डन जो कि ड्यूटी पे मौजूद है उसे कुचल के रख दिया। मजीद अचकजई की ये गाड़ी थी जिनकी टक्कर से जहाँ भाग ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला खान के बेटे ने अब हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी है। बिल्कुल, बलोचिस्तान हुकूमत भी कत्ल केस में मजीद अचकजई के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करने का फैसला कर चुकी है, लेकिन अब मामला ये है कि उनकी फैमिली कह रही है कि इस पर उन्हें इंसाफ दिया जाए और जो फैसला आया है उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी कर्ब में हैं वो लोग। मकतूल ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला के घर परेशानी और मुश्किलात ने अब डेरे डाल रखे हैं। फराब बहुत अजीब सूरत हाल है। उनकी फैमिली से भी अगर देखा जाए तो वो खासे परेशान थे। एक तो घर के मकीन अपने सरबराह से महरूम हो चुके हैं, ऊपर से सितम ये हुआ है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और अब वो अपील कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल सही। जाहिर है जिस घर में सरबराह ना हो, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे मुआशी परेशानी के साथ साथ इस तरह का एक मामला जहाँ रियासत की तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस पर एक मायूसी और अफसरदगी का एलिमेंट भी ज़रूर होगा। गुस्सा और मायूसी उनकी बढ़ती जा रही है और मकतूल सार्जेंट के बेटे का कहना है कि चीफ जस्टिस और हुकूमती शख्सियात उनके साथ पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लें। उन्होंने जो ये मुतालबा किया है, इस हवाले से हमने बातचीत की है उनसे और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म अली, जो कि बेटे हैं ट्रैफिक सार्जेंट अता साहब के। अस्सलाम वालेकुम मौज़म। मौज़म खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मौज़म अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अफसोसनाक मामला है और अभी आपकी फैमिली ने ये अपील भी की है कि इस पर नोटिस लिया जाए। आप क्यों मुतमईन नहीं हैं और इस्तगासा आपके नज़दीक क्यों नाकाम हो गया? वहाँ पर सबूत थे, वीडियो एविडेंस मौजूद था। उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन हम शुरू यहाँ से करते हैं कि पहले आपका अभी मुतालबा क्या है, आपके शिकवा क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा शिकवा तो यही है कि अभी देखें जज साहिबान ने जो फैसला सुनाया है उससे तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा है कि किस तरह वीडियो और किस तरह लगा कि इंसाफ ये नहीं सिस्टम हुआ। उसके बावजूद भी
बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी बात ये जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में से भी, क्योंकि पिछली बार यौम शोदा डे था उसमें मुझे बुलाया था, तो उसमें मैं सीएम साहब आए थे जाम कमाल साहब, तो उस वक्त सीएम साहब ने कहा किसी शोदा के बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मेरे पास आ जाए ना। तो मैं उस टाइम खड़ा होकर चला गया था क्योंकि मुझे जॉब नहीं दे रहे थे 1 साल से, तो मैं उधर चला गया। उसके बाद इस बार यौम शोदा डे में इन लोगों ने मुझे बुलाया तक नहीं है कि पिछली बार आप सीएम साहब के पास चले गए, इस बार भी जॉब नहीं दिया, आप फिर चले जाओगे। इस बार यौम शोदा वाले डे में हमें एक फैमिली में से भी किसी को नहीं बुलाया गया है। अच्छा, ये वादा किया गया था आपसे आपके वालिद की दौरान मुलाजमत, ये जो वाकया हुआ अफसोसनाक, इसके बाद आपसे ये वादा किया गया था कि आपको सरकारी मुलाजमत दी जाएगी, या ये कोई कानून इस तरह का है कि दौरान मुलाजमत अगर किसी एहलकार की वफात होती है या कोई हादसा होता है, वो शहीद होता है, तो उस सूरत में उसके बच्चों लवाहकीन में से बच्चों को मुलाजमत दी जाती है? नहीं, ये वादा वगैरह कुछ नहीं होता। ये एक पुलिस की पॉलिसी है जिसमें शहीद कोटे की एक सीट होती है जो उसके बेटे को दी जाती है, एक को, ठीक है, जो भी हो, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, उनमें से एक न एक को जॉब दी जाती है। ये हमें बता दीजिएगा कि दियत का मामला आ रहा था कि आपसे कहा जा रहा था कि कोई, नहीं सर, ठीक है, आप कोई सेटलमेंट की बात हो रही थी कि जी कि आपको दियत का कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि सुलह कर लें, पैसे ले लें, क्या ऐसा कोई मामला था? और ये भी खबरें सामने आई कि आप लोगों ने एक दफ़ा तो शायद हाँ कर दी थी दियत के लिए, ये खबरें सामने आ रही थी, इसमें सच्चाई कितनी है? नहीं, हमारे पास इस तरह कोई सिस्टम नहीं हुआ जिस वजह से हमने, ना ही वो लोग आए कि दियत वगैरह के लिए। और दूसरी बात ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने दियत वगैरह ले लिए इसीलिए जो ना केस वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि हम गरीब घराने से केस नहीं लड़ सकते थे। अच्छा, ये अब्दुल मजीद अचक पहले जब आते थे उसके बाद कहा था, उन्होंने वाकये की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये 2017 की बात है जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया था और कहा था 3 दिन में आईजी जो है इसके बारे में रिपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा था कि वो खून बहा देने के लिए तैयार हैं ख़ानदान को। उस हवाले से हमजा ने आपसे सवाल किया कि कोई इस तरह की बातचीत हुई, कभी इस तरह की आपसे कोई रब्ता किया गया? नहीं, उस वक्त जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त ना हम चले गए थे यहाँ से, कोयटा से तो चले गए थे और पंजाब साइड पे चले गए थे, तो वहाँ पर हमारा ये इस तरह कोई सिस्टम मीडिया वगैरह का, मतलब कि ना उधर सिग्नल वगैरह सही आते हैं, हमें इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। हमें तो सिर्फ ये पता था कि उस वक्त जो ना एक MPA ने जो ना वालिद को पीछे से टक्कर मार के जो ना गाड़ी लगी उससे शहीद हो गए, तो हम लोग तो वहाँ से चले गए। वहाँ से तो हमें IG साहबान वगैरह ने गाड़ी वगैरह दे दी और हम चले गए, वहाँ से रवाना हो गए अपने गांव की साइड पे। पर बाद में जब हमें पता चला कि ये तो वीडियो इस तरह जो ना गाड़ी ने आके मारा, तो फिर बाद में हमने मीडिया में भी दिया था कि हमारा कोई फैसला वगैरह नहीं हुआ। जी ठीक है, मौज़म आप हमारे साथ ही मौजूद रही। लियाकत शाहवानी भी हमारे साथ हैं जिस केस के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो कि मजीद अचकज़ई की तेज़ रफ्तार गाड़ी ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक अहलकार को कुचल दिया था और सब लोगों ने वो वीडियो देखी, लेकिन इस्तग़ासा अदालत में इसको साबित करने में नाकाम रहा। और इस केस का ट्विस्ट ये है कि सबसे पहले इसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शिफ्ट करवाया गया मॉडल कोर्ट में, ये कहकर कि ये इस पर तो दफात ही नहीं लगती दहशतगर्दी की, और उसके बाद 2017 से अब तक ये केस जो है ये लटका रहा। और अब जो फैसला आया है वो खिलाफ तवक्को और खिलाफ उम्मीद, जिसके खिलाफ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ हम जानेंगे। लियाकत शाहवानी साहब, आप क्या कहेंगे? आप अभी सुन रहे हैं मौज़म जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनसे वादा किया गया, या ये एक रूल है पुलिस का कि शहीद के जो बच्चे होते हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाता है, एक मुलाजमत दी जाती है, वो मुलाजमत भी नहीं दी गई और वरसा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर भी। तो जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वरसा जो एहतजाज कर रहे हैं, चूँकि केस अदालत में है और इस तरह के केसेस में हम जो है जो उनका एहतजाज है, उनके एहतजाज से कबल ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम इस जो फैसला है मॉडल कोर्ट का, इसके ख़िलाफ़ हायर कोर्ट में हम
अपील पे जाएंगे और हमने फैसला किया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हम अपना जो है अपील दायर कर रहे हैं। और अपील दायर करने का जो हमने फैसला किया तो उससे साफ जाहिर है कि हम इस केस को परसू करना चाहते हैं। वो जो शहीद सार्जेंट है उसके खून को रायगाह जाने नहीं देना चाहता बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और इसी केस में ऑलरेडी जो है पुलिस चूँकि एक पार्टी थी, फरीक थी, तो एज अ पार्टी जो है पुलिस ने फैसला किया है बलूचिस्तान में और हम अपील में जा रहे हैं। और चूँकि वरसा का एहतजाज ज़ाहिर है, उनका राइट है, अपने तौर पर ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है जब केसेस अदालत में जाते हैं तो फिर लीगल जो रेमेडीज अवेलेबल हैं उसको अवेल करते हैं। शाहबानी साहब ये फरमाइएगा कि इस तगासा क्यों नाकाम रहा? जब पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखी तो क्या वीडियो एविडेंस काफ़ी नहीं था ये साबित करने के लिए कि अब्दुल मजीद अचकज़ई उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और गाड़ी चला रहे थे? ये कैसे हो गया कि उनके वकील ने साबित कर दिया कि गाड़ी तो उनकी थी लेकिन गाड़ी चला अब्दुल मजीद अचकज़ई नहीं रहे थे, जबकि साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि वो खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद है? देखिए, इसी जो वीडियो को है ये ऑनरेबल जो है कोर्ट में भी इसको एज एविडेंस पेश किया गया। अब ऑनरेबल कोर्ट का ओपिनियन ये है कि फुटेजेस जो हैं ब्लर हैं और सिर्फ इस फुटेज के बुनियाद पे उनको सजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं है और इसके अलावा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हुकूमत अपील करेगी जैसे आपने कहा, लेकिन लियाकत साहब अहम मामला ये है कि हमारे साथ मुअज़्ज़म अता मौजूद हैं जो उनके साहिबजादे हैं। वो ये शिकवा कर रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं दी गई, यौम शोहदा पर मुझे दूसरी दफ़ा बुलाया ही नहीं गया, क्या वज़ीर आला साहब से बात करने खुद चले जाते हैं? तो ऐसा मामला क्यों है? दादरसी क्यों नहीं हुकूमत लेवल पे की जा रही? ये पहले भी एक आध शोज़ में जो है मुअज़्ज़म अता ने जो है ये बात की और मैंने गुजारिश भी किया उनसे शो के दौरान भी कि वो काइंडली मुझसे रब्ता करें, मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करें। अगर कोई उनका नहीं सुनता या किसी से उनका रब्ता नहीं हो पा रहा, मुझसे रब्ता करें, वो तशरीफ़ लाएँ, मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ और जो मुतल्लिका हुकाम है मैं उनसे रब्ता करके पूछता हूँ कि उनको जो शोदा पैकेज में अभी तक इंटरटेन क्यों नहीं किया गया, उनके इशूज़ क्या हैं। तो मुअज़्ज़म अता साहब को तशरीफ़ लाना चाहिए। मैंने तो बारहा शोज़ में भी कहा है, अभी आपके शो में भी यही कह रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ सीएम सेक्रेटरीट के दरवाजे साहब। आपके नोटिस में तो ये बात आ गई है, आपने सुन लिया है कि उनका ये शिकवा, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि इससे पहले भी आप तक ये बात पहुंच चुकी है, तो आप इस पे अस खुद कार्रवाई तो कर सकते हैं। आप खुद जो है बलूचिस्तान हुकूमत इनिशिएटिव तो ले सकती है इसमें। उनका आना जो है वो इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है? कोई नहीं मसला। अब एक शो में जो है इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि हमारा मसाइल है। मैंने उस हवाले से कहा कि जो भी मसाइल आप तशरीफ़ लाएं और जो इनका ये इशू है इसको हमने टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखेंगे कि जो शोदा पैकेज है उसमें चूँकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं और ये 2017 का प्रीवियस गवर्नमेंट का केस है, उस वक्त इसको किस हद तक इन्होंने टेकअप किया और इन्होंने खुद किस हद तक परसू किया मुझे नहीं पता। लेकिन इस गवर्नमेंट में चूंकि मुअज़्ज़म अता ने अभी जब ये फैसला है मॉडल कोर्ट का, उसके बाद जाके इस मौजू पे उन्होंने गुफ्तगू की है। इससे कबल अगर वो कभी रब्ता करते तो सरांकों पे ज़रूर उनका मसला हल हो जाता, अभी भी हल होगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है इस मामले में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए और उसके साथ साथ सारी दुनिया ने देखा, अगर आला अदालत में या अदालत आलिया में इस बात साबित करने में इस्तग़ासा नाकाम हो गया तो वीडियो फुटेज कम से कम ये तो दिखा ही रही है कि ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पे मौजूद है और दौरान ड्यूटी उसके साथ एक वाकया पेश आता है और उस वाकये में उसका कसूर भी नहीं है तो उसकी वहाँ पे शहादत होती है। उसके नतीजे में उसको कम से कम जो ड्यू फैमिली को कॉम्पनसेशन है वो मिलना तो उनका वो राइट है, जिसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत को किसी अदालत के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुअज़्ज़म अता हमारे साथ थे, लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामला है नाजरीन, और वो मामला है कि हमें इज्तमाई तौर पर हमें पाकिस्तानी हम हैं
हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की हर चीज़ से मोहब्बत है, इसका इजहार इज्तिमाई तौर पर हमें ही करना है। और अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी को नहीं कह सकते कि फलां शख्स अपना काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान से मोहब्बत से बढ़कर एक इंसानियत का मामला, ये आपके सामने मनाज़िर है इस वक्त स्क्रीन पे। ये अक्सर आपने देखा होगा, बारिश हो जाए या फिर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नाबीना होते हैं जो वसारा से महरूम होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, उनको नहीं मालूम पड़ता कि रास्ते में जो गटर था अब उसका ढक्कन उठा लिया गया। आपके सामने ढक्कन की चोरी की वाक़यात जो हैं, जो मुसलसल सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से खुले हुए मेन होल, गटर ये स्कूल के सामने मौजूद हों, ये रोड के ऊपर मौजूद हों, ये किसी हॉस्पिटल के सामने मौजूद है। कितना बड़ा ख़तरा और कितना बड़ा थ्रेट है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट एंड मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद एंड डायरेक्टर सैनिटेशन CDA जनाब सरदार ज़िमरी साहब मौजूद हैं। ज़िमरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये वाक़यात जो हैं, ये भी कोई गैंग करता है जो मुसलसल कभी अगर ढक्कन लगाए जाएं तो वो गायब हो जाते हैं, तो इनको पकड़ने में क्यों नाकामी हो रही है और क्या आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि कौन लोग हैं जो कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, सिस्टम होता रहता है, लोग चोरी करते रहते हैं, कुछ बाज़ औक़ात हम पकड़ भी लेते हैं, उनको पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। ये हर दम सारा साल ये सिलसिला चलता है। ये लो लेवल जैसे गैंग, बड़े गैंग होते हैं, ये एक लो लेवल के गैंग होते हैं जो कबाड़ी 6-7 मिल के छोटे लेवल के साथ है, जो गरीब रोज़गार होते हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, वो ऑफ टाइम रात को किसी भी टाइम जाके कहीं भी जो उनको पहले सर्वे करते हैं उसके बाद उठा लेते हैं। जैसे ये एक जो आप वीडियो दिखा रही है, इसकी मिसाल है कि एक पिछले हफ्ते में कंप्लेंट आई, हमने शहरी से कहा कि आपका बड़ा घर है, आपने कोई कैमरा लगाया होगा, प्लीज़ हमें कोई CCTV फुटेज भेज दे ताकि हम देखें ना कैसे चोरी हुआ। कहते चोरी हो गया तो चोरी हो के रख देना ये हाल तो नहीं है, कम से कम इसका हमें सद्देबाद भी करना चाहिए। तो उस समय जब उन्होंने CCTV भेजी, वो मैंने चंद दिन रखी, पुलिस वालों को दे दी, हमने सोशल मीडिया में डाली, आखिरी हफ्ते बाद हमने सोशल मीडिया डाली, लोगों से अपील की, पुलिस से अपील की कि ये जो चीज़ें चोरी हो रही है ये इसके साथ ह्यूमन लाइफ का डायरेक्ट कंटैक्ट है। अगर कोई रात को जा रहा है, कोई मार्केट में ढकना नहीं है, गिर गया, तो अल्टीमेटली अजाम जो है ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पे आ जाता है कि जी ये देखो महकमे की नाअहली है। लेकिन महकमे की नाअहली भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये सारा शहर, आबादी, लोग हमारे साथ जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आम तौर पर ये तासुर है फरा कि वो नशई होते हैं, नशा करने वाले मुनशियात फरोश होते हैं। क्या ऐसा ही वाक़या है या फिर ये छोटे छोटे चोर हैं जो इस तरीके की चीज़ें, गाड़ियों के रिम, गाड़ियों के शीशे, ये वो लोग हैं जो चोरी करते हैं? किस तरह के लोग पकड़े गए थे? एग्जैक्टली इसमें से साथ के मनशियात वाले जो आदि लोग होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन दूसरे गैंग छोटे छोटे जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो अभी मोटरसाइकिल देखे, ये कोई मनशियात वाला आदि नहीं लगता, ये एक आम रूटीन का आया, उससे पहले सर्वे किया, फिर उठा के ले गया। मीनवाइल इसी तरह 1 महीने पहले G6 सेक्टर से एक साथ 6 चोरी हो गए। जब हमने घरों से पूछा, कंप्लेंट आ गई मुझे सुबह कि जी हमारे गली से 3 महीनों को चोरी हो गए। मैं कोई पुलिस का किरदार भी ज़िमरी साहब बताइएगा, रख दिए, लेकिन पुलिस का किरदार भी बताइएगा, क्योंकि बस पुलिस का इसीलिए कि हम जो भी जहाँ चोरी होती है हम पुलिस में उसके इंदराज करा देते हैं। जैसे आपके ये सामने ये हमने मेलोडी थाने में जिस दिन मेट्रो चोरी होती है हम रिपोर्ट करवा देते हैं कि हमारे इस तरह चोरी हो गई, आप हमारी असिस्टेंस करें। अब 1 महीने से, ये 10-15 दिन से जब से हम दोबारा रिपोर्ट कराइए थाने में, उस वक्त उन्होंने सारे कबाड़िए जो होते हैं शहर के अंदर हैं, दूसरे लोग हैं, उनको बुला के वार्निंग दी, भाई आपने ऐसी चीज़ें किसी भी नहीं खरीदनी। अब ये कोई 10-15 दिन हो गए, कोई ठहराव आ गया और कोई ऐसी चोरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो भी चोरी होता है हम पुलिस में उसकी फौरन रिपोर्ट, मेरे सुपरवाइजर इन्वाइटिंग वाले उसको रिपोर्ट करा देते हैं। लेकिन जब तक इस सारे सिस्टम में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, जब शहरी और सारे लोग हमारे साथ मदद नहीं करेंगे, सिर्फ MCI या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। इम्पोर्टेंट पहलू है ये अंदर हमने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोग ना बाज़ औक़ात दिखा रहे होते हैं कि इस तरह के ढक्कन नहीं लगाए जा सकते थे। सोशल मीडिया पे कैंपेन करना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर मौजूद इस तरह के रवैयों को देखना कि हम एक छोटी सी, जिसे कहना चाहिए सरकारी
इमलाक अगर लगी हुई है, वो हुकूमती कोई भी प्रॉपर्टी है, भले वो बस स्टैंड कोई बना हुआ है, भले वो गटर का ढक्कन लगा हुआ है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, उसको नुकसान पहुंचाना और उसको चोरी करना या सबसे अहम उसमें यह है कि हम अक्सर खबरें देखते हैं कि बच्चे मैन होल में गिर गए। उसकी रीज़न यही लोग हमारे रवैये हैं कि हम उनको दुरुस्त नहीं कर रहे, और ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जानलेवा होते हैं। उम्मीद करते हैं कि कार्रवाइयाँ होंगी और लोग अपने आप को बदलेंगे। अब फरा एक ऐसे फनकार से मिलवाते हैं, जैसे हमने बात की थी कि हम पाकिस्तान के टैलेंट को जो है वो भी सामने लेके आएंगे। एक बहुत ही अनोखे फनकार हैं जो रोशनियों की मदद से आर्ट बनाते हैं, और ये नैनो लाइट्स हैं जिसको ये यूज़ करते हैं। लाहौर के रिहायशी सैयद अली तब्रेज़ बाकरी ये तख्लीकी सलाहियतों से बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अटेंटिव कर रहे हैं। ये आहट या आवाज़ से रंग बदलने वाले लाइट पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए आर्ट तख्लीक करते हैं, और ये लाइटें 3 मुख्तलिफ अशकाल में आती हैं, जिनमें त्रिकोण, चकोर और मुसद्दस अशकाल शामिल हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि ये बेमिसाल फनकार जो हमारे सामने आ रहे हैं, उनके पास 700 तकोने हैं जिनको वो अपना आर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब्रेज़ मुख्तलिफ तकरीबात में म्यूज़िक के ज़रिए भी जो है ना इन लाइट्स से आर्ट तख्लीक करते हैं, यानी ये लाइट्स म्यूज़िक के साथ नाचती हुई नज़र आती हैं, और बिल्कुल बहुत प्यारा जो है ना, जैसे म्यूज़िक बदल रहा होता है, उसकी बीट्स होती हैं, वैसे ये लाइट्स तब्दील हो रही होती हैं। बिल्कुल, वैसे भी आवाज़ का रोशनी का ना ख़ास ताल्लुक है। वो आइंस्टाइन का फार्मूला E=mc², वो कि रोशनी पहले आती है और फिर आवाज़ आती है, आवाज़ पहले आती है और फिर रोशनी आती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं, यही निज़ाम फितरत है। हमारे साथ हैं अली तब्रेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली, कैसे हैं आप? ये आपका आर्ट है, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। कब आपने ये काम शुरू किया, कब आपने सोचा कि ये काम भी किया जा सकता है? बड़ा मुनफरिद काम है और कितना सराहा जाता है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल के ऊपर मेरे आर्ट के बारे में बताने के लिए। ये कंपनी है जी नैनोलीफ, और ये कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अपनी नौयत की वर्ल्ड लीडर है मॉड्यूलर लाइटिंग में। और इन्होंने 2017 में ये लाइट पैनल्स निकाले थे जिन्होंने कम्प्लीटली ये बल्ब और ट्यूबलाइट वाली मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था। इन लाइट्स के अंदर 16 मिलियन कलर्स हैं और इसके फंक्शनल मोड्स हैं, जिसके अंदर आप इसमें कोई भी एक रंग दे दें या रंगों की लहर दौड़ा दें, या इन लाइटों को आप आवाज़ के साथ या आवाज़ की आहट से इस्तेमाल करें। तो इस प्रोडक्ट को मैं 2019 में पिछले साल पाकिस्तान लेके आया था, और इसके साथ मेरा इरादा तो यही था कि मैं इसको रिटेल करूँगा। पर जब इसको मैं लेके आया तो मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, और फिर खुद रियलाइज़ किया हुआ इस प्रोसेस के अंदर ही आर्ट बनाना शुरू किया। जब इससे मैंने आर्ट बनाना शुरू किया और इसकी मैंने डिटेल में इसकी प्रोग्रामिंग को समझा, तो उस वक्त मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं इसके साथ कोई बहुत ही डिफरेंट काम कर रहा हूँ, कि कंपनी जिस तरह इस प्रोडक्ट को बना रही है और इसको बेच रही है, मैं उसको डिफरेंटली देख रहा हूँ। तो मैंने अपना काम करके डिज़ाइन वगैरह और इसकी प्रोग्रामिंग करके इंटरनेट पे डालना शुरू किया। उस कंपनी ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं पूरी दुनिया में पहला आर्टिस्ट हूँ जो कि नैनोलीफ की वेबसाइट पे एज ए लाइट आर्टिस्ट पब्लिश हुआ है। और इसी नौयत से मुझे ये भी है कि मैं पाकिस्तान का भी पहला लाइट आर्टिस्ट हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, और पता है आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को और हम सबको ये जानने का और सीखने का मौका मिल रहा है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है या अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें जो हैं उनको एक्सप्लोर करें। उसकी डायमेंशन कोई भी हो सकती है, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाइट आर्ट भी कोई चीज़ हो सकता है। तो आप इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी की है, करते हैं, सीखा है, या ये खुद आपकी अपनी तख्लीक है, आप खुद क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करते हैं? जी, मैंने खुद सीखा ही है। आप कोई भी काम अगर आप उसको दिन रात सुबह शाम दें, मेहनत करें और कमिटेड रहें, आप वो काम सीख सकते हैं, वो रॉकेट साइंस ही क्यों ना हो। तो मैं एक बहुत ही बड़े तालीमी इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ। मेरी जॉब जो है दिन को उनके साथ होती है, मेरा फोकस उस पर, और इसको एज ए पैशन मैंने टेकअप किया है और इसको मैं रात को और वीकेंड्स पे करता हूँ। और बड़ी मेहनत की हमने इसके ऊपर जी। 4 साल मैंने इसके 400 डिज़ाइंस मैंने 1 साल में इसके अंदर बनाए हैं, और हज़ारों घंटे हमने अभी इसके ऊपर लगा चुके हुए हैं काम करके। और अभी इसके ऊपर में बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये चीज़ इतनी खूबसूरत है कि जब हम इसको बना के लगाते हैं तो हर देखने वाला अप्रिशिएट करता है। जी अली, आपने जैसे कहा कि आप एक इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं, तो क्या आप आगे बच्चों को भी यही आर्ट जो है सिखा रहे हैं, और बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें?
जी मैं बच्चों को आगे अभी इसको डेफिनेटली सिखाने का इरादा है। मेरे अपने बच्चे जो हैं 3 चिल्ड्रन, वो तीनों इसको सीख गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो भी इसको, दे 10 and 9 years old, वो भी एज पाकिस्तान यंगेस्ट लाइट आर्टिस्ट इमर्ज करेंगे। और उसके बाद मेरा बिल्कुल इरादा है, मैं चाहता हूँ कि लोग इसको सीखें, लोग इसको आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो दूसरे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको सीखें और इसको घरों में और ऑफिसेज में लगाने के लिए सोचें। क्योंकि आप देखें बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को लाइट के साथ बड़ी खूबसूरती से, अपने घरों को लाइट के साथ बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेट किया होता है। पाकिस्तान के अंदर अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं आया और कोई काम ही नहीं कर रहा, और मेरा इरादा भी यही है कि हम इस काम को पाकिस्तान के अंदर फैलाएं, तरजीह दें। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इन्होंने पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं लिया था कि पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट नहीं लगी। बट फॉर्चुनेटली एंड टू देयर सरप्राइज, पाकिस्तान को हमने यहाँ पे उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बना दी है और यहाँ से काफ़ी डिमांड अब उनके प्रोडक्ट्स की आ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अली तब्रेज़ हमारे साथ रहने के लिए और अपनी आर्ट जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रोग्राम से इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते जैसे सरदार ज़मरी साहब वाला जो बात है वो मेरे दिल के बड़े करीब है कि हम सबको अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर रियलाइज़ करना है। कूड़ा फेंकने जाएँ तो हम डब्बे के अंदर कूड़ा नहीं डाल सकते हैं, अगर गटर के ढक्कन लगे हुए हैं तो वो उठा के ले जाते हैं। सो ये छोटी छोटी ऐसी अखलाकी बुराइयाँ और मामलात हैं जो हमें खुद ही बेहतर करनी है, खुद ही बेहतर करनी है और ख़ुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं। कोई गंद उठाने वाला होना चाहिए, हम ये तो देखते हैं, लेकिन हम अगर गंद ना फेंकें तो शायद किसी को उठाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। वहाँ पर जिस तरह फरा आपने जिक्र किया कि डस्टबिन मौजूद है, बिन मौजूद है, लेकिन हम बाहर फेंक देते हैं। ये हमारे वो रवैये हैं जिनको हमने खुद दुरुस्त करना है। इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।